नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सबसे पहले देख लेते हैं दिन की 3 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात भर आतिशबाजी हुई। इसका असर यह हुआ कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में धुंध नजर आई और हवा जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, तो महागठबंधन की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही है। नामांकन खत्म होने के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसमें प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतलब 11 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ अपने बेटे अकील अख्तर की हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज हुआ है। पड़ोसी शमसुद्दीन का दावा है कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे। बता दें कि 16 अक्टूबर को देर रात पंचकुला में अकील की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। खबरें अनकही में आज बात होगी दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की। बिहार के स्टेक होल्डर्स की सीरीज में हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की। पाकिस्तान के हमले में मारे गए अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट की, और साथ ही बात होगी अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की। देश भर में तो दिवाली का जश्न खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ है एक खतरनाक दौर। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो उन्होंने पाया कि उनके शहर की हवा जहर बन चुकी है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आंकड़ों की सच्चाई है। दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील हो गई है और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा डरावने हैं। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की हवा में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के खतरनाक स्तर को पार कर गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशंस रेड जोन में चले गए। समझिए कि पूरा शहर एक जहरीले बादल के नीचे कैद हो गया है। कुछ इलाकों में तो स्थिति सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई है, जहां हवा में प्रदूषण का स्तर WHO की तय सीमा से 15 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, हर सांस के साथ आप अपने फेफड़ों में जहर भर रहे हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश था कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं, वो भी 2 घंटे की समय सीमा में, रात 8 से रात 10 बजे के बीच। लेकिन हुआ क्या? रात भर पटाखे चले। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश को धत्ता बताते हुए लाखों लोगों ने ग्रीन नहीं परंपरागत पटाखे फोड़े। रात भर आसमान धमाकों से गूंजता रहा और सुबह होते होते पूरी दिल्ली एक धुएं की मोटी चादर में लिपट गई। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ है। सबसे दुख की बात यह है कि लोग इस काम के लिए बहुत तरह के तर्क ढूंढ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना व्हाट अबाउट ट्री, कि अच्छा क्या प्रदूषण सिर्फ इससे होता है? नहीं, सिर्फ इससे नहीं होता, लेकिन इससे भी होता है। तो जरूरी है कि हम इस बहस से बचें और समझें कि दरअसल समस्या है क्या। अब आपको बताती हूं, जैसे दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में आनंद विहार, वजीराबाद, पंजाबी बाग, आर के पुरम और द्वारका शामिल हैं। ये सिर्फ इलाके नहीं, बल्कि खुले में चलते हुए गैस चेंबर बन चुके हैं। इन इलाकों में AQI 450 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। यहां की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे घातक कण इतनी मात्रा में घुले हैं कि डॉक्टर्स ने आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी है। N95 मास्क पहनना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। आनंद विहार इलाके से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की रिपोर्ट देखिए और आपको समझ आएगा कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। दिल्ली में आज प्रदूषण खराब श्रेणी में दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार पर हैं। आप देखेंगे आनंद विहार पर यहाँ पर काफ़ी धुंध यहाँ पर जो है वो छाई हुई है और CPCB के अगर बात करें तो उसके मुताबिक आज दिल्ली में ओवरऑल AQI का जो लेवल है वो 346 के आसपास है, यानी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैब 2 लागू है, लेकिन जिस तरह से
आज प्रदूषण है उसके मुताबिक दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार भी पहुंच चुका है। जैसे बवाना, हालांकि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर 418 है, जहांगीरपुरी में 404 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में 393 है, अशोक विहार में 386 है, आनंद विहार में 352 है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 358, आया नगर में 349। और ये प्रदूषण का जो स्तर है वो अब बढ़ेगा ही, क्योंकि हालांकि पराली जलना भी एक कारण माना जाता है प्रदूषण का, लेकिन जिस तरह से स्तर आज दिख रहा है, क्योंकि दिवाली के मौके पर अक्सर जो पटाखों को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि पटाखों का धुआं जो है वो यहाँ पर रहता है और उसकी वजह से भी स्थिति जो है खराब होती है। वैसे तो पिछले साल भी ग्रीन दिवाली का नारा दिया गया था, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं, बल्कि इस साल स्थिति और बिगड़ गई है। पिछले साल के डेटा से तुलना करें तो इस बार PM 2.5 का स्तर करीब 20% ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि हर साल हम अपनी सेहत के साथ और बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्रीन दिवाली सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गई है और असली कीमत चुका रहे हैं वो लोग जो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। आप देखिए, हर साल स्कूलों में कैंपेन्स चलता है, बच्चों से पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े नारे देते हैं कि ग्रीन दिवाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन दिवाली की रात आप देखेंगे कि वही बच्चे अपने माता पिता के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। तो फिर हर नारा, हर सोच, हर कैंपेन बेमानी हो जाती है अगर हम अपनी सेहत की चिंता करने के लिए खुद ही तैयार नहीं, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की। हालांकि एक बात यह भी है कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक हिस्सा भर है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी समय पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली भी जलाई जा रही है। वहां से उठने वाला धुआं हवा के साथ दिल्ली में घुसता है और यहाँ की स्थिति को और खतरनाक बना देता है। इसके अलावा ठंड शुरू होने से हवा की रफ्तार कम हो जाती है, प्रदूषण एक जगह जमा होने लगता है और ये शहर एक विशाल जहरीली गैस की टंकी बन जाता है। तो पटाखे, पराली और ठंडी हवा, ये तीनों मिलकर दिल्ली NCR को एक ऐसी जगह बना देते हैं जहां रहना खुद में एक बीमारी को न्योता देना है। और जैसी उम्मीद थी, प्रदूषण बढ़ते ही राजनीतिक दोषारोपण का खेल शुरू हो गया है। हर साल होता है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों? प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी को दोष देती थी और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को दोष दे रही है और बीजेपी पंजाब सरकार को। लेकिन इस बहस के बीच कोई नहीं पूछ रहा कि असली शिकार कौन है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता, जिसके फेफड़े हर पल जहर से भर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा और सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीज, ये सब इस राजनीतिक लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। डॉक्टरों ने जो चेतावनी दी है वो बेहद गंभीर है। अगले कुछ दिनों में अस्पतालों में सांस की बीमारियों, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अटैक, आंखों में गंभीर जलन और एलर्जी के मामलों में भारी इजाफा होगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली हकीकत है। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल मोदी को सुनिए और ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। दिवाली पे काफी क्रैकर्स भी बंद हुए हैं, तो उससे एकदम से धुआं बढ़ जाता है। पर 2 दिन पहले ही हम देख रहे थे कि AQI बढ़ना शुरू हो गया है और दिवाली के बाद ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि एकदम से हाई जाएगा। तो जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो खासकर जिन लोगों को एलर्जीज हैं उन लोगों के सिम्टम्स बढ़ेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है तो उनको सांस की दिक्कत आना, आंखों में पानी आना, नाक बहते रहना, छींके आना, गले में खराश रहना, खांसी होना, ये सब सिम्टम्स बढ़ने के पूरे चांस हैं।
जो ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। ऑलरेडी आज दिवाली के बाद पहला दिन है और हमने देखा है कि ऑलरेडी मरीज आने लगे हैं। कल ही कुछ मरीज जो मेरे फॉलोअप हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी, तो ये अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सख्त हिदायत दी है, जिसके मुताबिक जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। अब ऐसा कैसे होगा? हर किसी की जिसकी नौकरी है उसको घर से बाहर निकलना ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। N95 मास्क अनिवार्य रूप से पहने, खिड़की दरवाजे बंद रखें और बच्चों को घर के अंदर रखें, यानी जेल में कैद हो जाएं। ये वो हालात हैं जो आपदा के समय होते हैं और दिल्ली में ये हर साल दिवाली के बाद बनते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले 19 अक्टूबर को ही ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया था। कंस्ट्रक्शन पर रोक है, डीजल जनरेटर बंद करने के आदेश हैं, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग हो रही है, सड़कों की सफाई हो रही है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। लेकिन सच तो यह है कि ये सब अस्थायी उपाय हैं। जब तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगता, जब तक पराली जलाना बंद नहीं होता, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आती, तब तक हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी। हम एक दूसरे पर दोष मढ़ेंगे, पटाखे जलाने के शौकीन लोग अपनी सफाई में तमाम तरह के तर्क देंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि हम शहर का क्या हाल बना रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस खतरे को नॉर्मल मान रहे हैं। हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता है, कुछ दिन चर्चा होती है, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन हर साल हमारे फेफड़ों को हो रहा नुकसान स्थायी है, बच्चों के विकास पर पड़ रहा असर दिख रहा है, बुजुर्गों की उम्र घट रही है, कैंसर, हृदय रोग और सांस की गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं और अब तो डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि प्रदूषण की वजह से आर्थराइटिस के केस भी बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, असली जिंदगियां हैं जो खतरे में हैं। दिल्ली आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। विदेशी दूतावास अपने कर्मचारियों के लिए एयर प्योरीफायर्स लगा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रहे हैं और जर्मन एम्बेसी ने तो स्टाफ टेन्योर ही घटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अक्सर दिल्ली के प्रदूषण की शिकायत करते हैं। 2017 में श्रीलंकन क्रिकेटर्स मास्क पहनकर खेले और इसी साल 2025 में डैनिश बैडमिंटन प्लेयर ने प्लेइंग कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल बताया। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर साल अपने ही हाथों से अपने शहर को गैस चेंबर बना रहे हैं और फिर सवाल करते हैं कि आखिर समस्या क्या है। वक्त आ गया है कि हम कड़वी सच्चाई स्वीकार करें। कुछ घंटों की खुशी के लिए हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। हर पटाखा जो आप जलाते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी से कुछ पल छीन लेता है। ये ड्रामा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की सच्चाई है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में रहना ही असंभव हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात जो हम सबको समझनी होगी वो ये कि वो जो 1-2 घंटे हम अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोचते हैं ना कि अरे बच्चा खुश हो जाएगा पटाखे जलाने से, हम उस बच्चे की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये हमें समझना होगा। सोशल मीडिया में आपस में एक दूसरे से लड़ने से, एक दूसरे को कुछ बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। जागना हम सबको होगा और वो भी जल्द से जल्द। और अब हमारी सीरीज बिहार के स्टेक होल्डर्स। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। कभी वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे, आज एनडीए में एक अलग पहचान बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। 81 साल की उम्र में भी बिहार की सियासत में उतने ही सक्रिय हैं जितने पहले थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एनडीए के लिए मांझी इतने अहम हैं? क्या है उनकी राजनीतिक यात्रा और नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्तों का सच? इसी पर करते हैं विस्तार से बात। तो जीतन राम मांझी की राजनीतिक यात्रा 1980 में शुरू हुई थी जब वो पहली बार विधायक बने। इन 45 सालों में मांझी ने कई पार्टियां बदली, जैसा कि बिहार के कई नेताओं का इतिहास है और हम इस सीरीज में आपको बता भी रहे हैं। मांझी पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल, फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में गए और 2005 में नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हुए। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, कई मुख्यमंत्रियों की सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं।
नीतीश कुमार ने 2005 में उन्हें पहले पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग मंत्री बनाया और फिर एक नया विभाग बनाकर उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री का पद दिया। मांझी नीतीश की महादलित योजनाओं के चेहरे बन गए। 2007-8 में जब नीतीश ने 21 जातियों को मिलाकर महादलित कैटेगरी बनाई तो मांझी के विभाग ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने मांझी की राजनीतिक किस्मत बदल दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 20 मई 2014 को जब मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने तो वो मुसहर समुदाय से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नीतीश ने सोचा शायद मांझी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री साबित होंगे, पर मांझी ने अपनी चाल चली। सिर्फ 2 महीने में उन्होंने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। नीतीश की भरोसेमंद नौकरशाही को हटाकर अपनी टीम बनाई। विवादित बयान देने लगे। उन्होंने कहा कि बिहार की 22% दलित आबादी राजनीति तय करेगी। जाहिर सी बात है, नीतीश और उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। फरवरी 2015 में मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, वो भी ट्रस्ट वोट से सिर्फ आधा घंटा पहले। नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और मई 2015 में मांझी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी HAM। 8 मई 2015 को औपचारिक रूप से लॉन्च हुई HAM में मांझी के साथ 18 लोग जेडीयू छोड़कर आए। जून 2015 में इसमें सेक्युलर शब्द जोड़ा गया और जुलाई 2015 में चुनाव आयोग ने इसे मान्यता दी। पार्टी का चुनाव चिन्ह कढ़ाई है, वो हाथ से करने वाली कढ़ाई नहीं, समोसे तलने वाली कढ़ाई। अगले ही महीने जुलाई 2015 में मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में HAM को 21 सीटें मिली। मांझी खुद मखदूमपुर और इमामगंज दोनों सीटों से लड़े। मखदूमपुर में हार गए लेकिन इमामगंज से जीत हासिल की। हालांकि 3 साल बाद यानी 2018 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए से अलग हो गया। 2019 का लोकसभा चुनाव मांझी की पार्टी ने महागठबंधन के साथ लड़ा। मांझी खुद गया सीट से खड़े हुए लेकिन पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बड़ी बात यह थी कि मांझी ने इस चुनाव में कुल 46,98,000 रुपए खर्च किए, फिर भी जीत हासिल नहीं कर सके। विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2020 में मांझी दोबारा एनडीए में लौटा। चुनाव में HAM ने 4 सीटें जीती और मांझी ने इमामगंज से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार 16,034 वोटों के अंतर से आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को हराया। मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जो जीतन राम मांझी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा। गया से लगातार 3 बार की हार के बाद मांझी ने इस सिलसिले को तोड़ा और करीब 1 लाख वोटों के भारी अंतर से बाजी मारी। इस सफलता ने मांझी को न सिर्फ गया बल्कि पूरे बिहार में एनडीए का मजबूत चेहरा बना दिया और मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका दिलाया। ये जीत उनके संघर्ष, सामाजिक समीकरण और जमीनी पकड़ की मजबूत मिसाल है। अब सबसे अहम सवाल, बिहार में मांझी का वोट बैंक क्या है? मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी का हिस्सा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसहरों की आबादी करीब 27,25,000 थी, जो अब 35 लाख से ज्यादा हो चुकी होगी। लेकिन खुद मांझी का कहना है कि रूढ़िवादी अनुमान से भी मुसहर 60 लाख से कम नहीं है। दलितों में मुसहर तीसरा सबसे बड़ा समूह है। पहले रविदास जो कि 5.2% है और दूसरे पासवान, फिर मुसहर करीब 3%। गया, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया जैसे जिलों में इनकी घनी आबादी है। मगध क्षेत्र में मांझी का खास प्रभाव है, जहां वो गया लोकसभा सीट के सांसद हैं। गया के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 की बिहार जाति जनगणना के मुताबिक 20% दलित हैं और इसमें महादलित करीब 12% हैं। दलितों की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है। अब आते हैं 2025 के चुनाव में मांझी की भूमिका पर। HAM को इस बार सीट शेयरिंग में 6 सीटें मिली हैं, जबकि मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि मांझी ने एनडीए के फैसले को मान लिया। उन्होंने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इमामगंज से उनकी पुत्रवधू दीपा भी चुनाव लड़ रही हैं। मांझी के लिए इस चुनाव का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिलाना है।
इसके लिए कम से कम 7 से 8 विधायक चाहिए। फिलहाल उनका वोट शेयर 2 से 3% के बीच है, लेकिन इस छोटे से वोट शेयर को कम मत समझिए। 2020 के चुनाव में एनडीए की 125 और महागठबंधन की 110 सीटों के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। ऐसे में हर वोट मायने रखता है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते और महादलित चेहरे के रूप में मांझी एनडीए के लिए बेहद अहम है। बीजेपी दलित वोटों को साधने के लिए 2 बड़े चेहरों पर निर्भर है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। चिराग को 29 सीटें मिली हैं क्योंकि 2024 में उनकी पार्टी ने 100% सफलता दर्ज की थी। मांझी को कम सीटें मिली हैं, लेकिन महादलित वोट बैंक में उनकी पहचान मजबूत है। वो मांझी जो कभी नीतीश के सबसे करीबी थे, आज भी उसी गठबंधन में तो हैं, लेकिन रिश्ते वैसे नहीं रहे। 2023 में विधानसभा के अंदर नीतीश और मांझी के बीच तीखी बहस हुई थी। उस वक्त नीतीश महागठबंधन के साथ थे। नीतीश कुमार ने कहा था, मुझसे बेवकूफी हो गई थी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। उनके रिश्तेदार भी उनके साथ नहीं हैं। जब बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई कि नीतीश एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं, तो नीतीश ने कहा कि इन्हें राज्यपाल बनाने के लिए आपके पास भेजा था, इन्हें राज्यपाल बना दो। मांझी ने भी जवाब दिया कि नीतीश चाहते थे मैं रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन जब मैंने खुद फैसले लेने शुरू किए तो नीतीश को दिक्कत हुई। हालांकि इस बहस से पहले मांझी के दिल में नीतीश के लिए कोई बुराई नहीं थी। 2016 में एक बार मांझी ने कहा था, मैं आज जो कुछ भी हूं नीतीश कुमार की वजह से हूं। अगर वो ये नहीं कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना गलती थी, तो मैं उन्हें भगवान मानता। अब दोनों एक ही गठबंधन यानी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में मांझी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिना दूल्हे का बाराती ठीक नहीं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। तो ये है जीतन राम मांझी का राजनीतिक सफर, संघर्ष से सत्ता तक, नीतीश के साथी से प्रतिद्वंदी तक, और फिर उसी गठबंधन में साथी बनने तक की यात्रा। नवंबर 2005 से अब तक बिहार में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। भले ही मांझी सिर्फ 9 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान तो बना ली। 81 साल की उम्र में वो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। 2 से 3% वोट शेयर के साथ भी बिहार की राजनीति में वो माउंटेन मैन हैं, जो पलड़ा झुका सकते हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि मांझी का माउंटेन एनडीए के लिए कितना ऊंचा साबित होता है। 17 अक्टूबर 2025 की शाम अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 3 युवा क्रिकेटर कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून एक फ्रेंडली मैच खेलकर अपने घर लौट रहे थे। टीम के सभी खिलाड़ी शाम को दोस्तों के साथ डिनर करने वाले थे। कुछ खिलाड़ी थके तो नहीं गए, लेकिन ये तीनों चले गए। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी शाम होगी। रात ढलते ही पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने उस जगह को निशाना बनाया जहां ये क्रिकेटर बैठे थे। 3 लहरों में हमले हुए और एक पल में 3 युवा क्रिकेटर्स की जिंदगी खत्म हो गई। उनके साथ 5 और लोग भी मारे गए और 7 घायल हुए। ये क्रिकेटर अफगानिस्तान के जमीनी नायक थे, क्लब लेवल के खिलाड़ी जो देश के लिए सपने देख रहे थे। सवाल है कि पाकिस्तान ने यह हमला क्यों किया। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है। इसके बारे में हम लोग लगातार खबरें अनकही में आपको अपडेट देते रहे हैं। दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीज फायर था, लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला कर दिया। कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में किए गए इस हमले में करीब 40 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पाकिस्तान का कहना है कि वो टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान के पास ना तो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम। वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को रोक नहीं सकते। यही कारण है कि पाकिस्तान की ताकत का नंगा नाच अफगानिस्तान की बेबस जनता को देखना पड़ा। इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गहरा दुख जताया और इन तीनों क्रिकेटर्स को अफगान क्रिकेट का जमीनी नायक बताया। बोर्ड ने इसे पाकिस्तानी शासन का कायराना हमला करार दिया और फिर अफगानिस्तान ने सबसे बड़ा फैसला लिया। नवंबर में होने वाली पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई नेशन T20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि फैसला शहीदों के सम्मान में लिया गया है। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ियों राशिद खान, फजल हक फारूकी और मोहम्मद नबी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। फजल हक फारूकी ने लिखा, निर्दोष नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेटर्स का यह नरसंहार
एक जघन्य अपराध है जो माफी के काबिल नहीं है। मोहम्मद नबी ने कहा, यह घटना केवल पट्टिका के लिए नहीं बल्कि पूरे अफगान क्रिकेट परिवार और राष्ट्र के लिए एक त्रासदी है। वहीं राशिद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट लीग की टीम का नाम अपने इंस्टाग्राम बायो से हटा दिया है। आईसीसी और बीसीसीआई ने भी इस हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह पसंद नहीं आया। पीसीबी ने आईसीसी पर पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि इस मामले में भारत का बोलना उन्हें स्वीकार नहीं। अफगानिस्तान की क्रिकेट की कहानी तो और भी दिलचस्प है। 1990 के दशक में जब तालिबान का आतंक अफगानिस्तान में चरम पर था, तो लाखों अफगान परिवार पाकिस्तान के पेशावर में शरणार्थी कैंप्स में रहने को मजबूर हुए। वहां टेंट्स में रहते हुए बिना किसी सुविधा के अफगानी बच्चों ने पहली बार क्रिकेट देखा। ताज मलिक और उनके भाई करीम सादिक ने पेशावर के शरणार्थी कैंप्स में अफगान क्रिकेट क्लब की स्थापना की। बच्चों के पास खेलने के लिए बॉल तक नहीं थी, तो वो प्लास्टिक और पुराने कपड़ों से गेंद बनाते थे और धोबी की थापी से बल्ले की तरह खेलते थे। दीवारों पर निशान लगाकर स्टंप बना लेते थे। 1995 में अफगान क्रिकेट फेडरेशन की स्थापना काबुल में हुई। मजेदार बात यह है कि तालिबान ने दूसरे खेलों पर तो पाबंदी लगा दी थी, लेकिन क्रिकेट को मंजूरी दे दी, क्योंकि क्रिकेट की सफेद ड्रेस तालिबान को इस्लामिक लगती थी, जबकि फुटबॉल के शॉर्ट्स उन्हें गैर इस्लामिक लगते थे। कई तालिबानी खुद भी पाकिस्तान में रहे थे और उन्होंने भी क्रिकेट का मजा लिया था। 2001 में अमेरिका के तालिबान को हराने के बाद अफगान परिवार अपने देश लौटे। वो शरणार्थी जीवन से आजाद पंछी की तरह खुश हुए, लेकिन शुरुआती दौर में अफगानिस्तान की सरकार ने उन्हें कहा, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, ये तो विदेशी खेल है। फिर भी खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद जैसे दिग्गज सब पेशावर में ही क्रिकेट सीखकर बड़े हुए। करीम सादिक ने कहा, यह हमारा जुनून था, हमें तब नहीं पता था कि क्रिकेट अफगान राष्ट्र के लिए इतनी खुशियां लेकर आएगा। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और उनका संघर्ष बहुत लंबा है। 2001 में आईसीसी ने अफगानिस्तान को एफिलिएट मेंबरशिप दी, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। 2008 में वर्ल्ड कप लीग डिवीजन 5 जीता, इंटरकॉन्टिनेंटल कप की ट्रॉफी उठाई और 2015 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला। 2017 में जब अफगानिस्तान को आईसीसी की फुल मेंबरशिप और टेस्ट स्टेटस मिला, तभी से असली संघर्ष शुरू हुआ और फिर अगस्त 2021 में तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान के आने के बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड के कई अधिकारी देश छोड़कर भाग गए। महिला क्रिकेट लगभग खत्म हो गया। आईसीसी ने सवाल उठाया कि क्या अफगानिस्तान की फुल मेंबरशिप को दोबारा रिव्यू किया जाए। स्पॉन्सर्स ने पैसे देने बंद कर दिए। पैसों की कमी से टीम मुश्किल में पड़ गई। अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय टीमें खेलने नहीं आती, इसलिए यूएई को होम बेस बनाया गया। कई खिलाड़ियों को यात्रा की समस्या से बचने के लिए यूएई का रेजिडेंसी वीजा लेना पड़ा, जो काफी महंगा था। इसके बाद 2016 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत का रुख किया। अफगानिस्तान ने शारजाह से अपना होम ग्राउंड ग्रेटर नोएडा शिफ्ट किया और शहीद विजय सिंह पाठिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच खेले। अफगानिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा देने में भारत का अहम योगदान है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद जब दूसरे देशों ने दूरी बना ली, तब भी भारत ने अफगान क्रिकेट को सहारा और समर्थन दिया। भारतीय कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप दी। अमूल जैसी कंपनियां उनकी टीम को स्पॉन्सर करती हैं और भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा उनके मेंटोर बने। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान को लखनऊ, कानपुर और ग्रेटर नोएडा 3 होम वेन्यू दिए हैं ताकि वो यहां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल सकें। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में क्रिकेट मैदानों के निर्माण में करोड़ों रुपए का निवेश किया है, जिसमें कांधार क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए $1 मिलियन की मदद भी शामिल है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया की मजबूत टीमों में से एक बन गई है। 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता। उन्होंने पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी पूर्व विश्व विजेता टीमों को हराया। अफगानिस्तान को सबसे बड़ी जीत मिली 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, जब उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के चर्चे पूरी दुनिया में हुए। तालिबान ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर भारत का शुक्रिया अदा किया, जिसने अफगान क्रिकेट को विकसित करने में मदद की थी। 2024 में अफगान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत हासिल की। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को भी वनडे सीरीज में हराया और अब मई 2025 में अफगानिस्तान ने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 7वां स्थान हासिल कर लिया। ये उनकी अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है। वो कई पुरानी क्रिकेट टीमों से आगे निकल गए हैं। क्रिकेट का जनक इंग्लैंड भी
उनसे पीछे है। राशिद खान जैसे स्टार खिलाड़ी आज आईपीएल और दुनिया की सभी बड़ी लीग्स में खेलते हैं। अफगानिस्तान की टीम ने दिखा दिया है कि मेहनत, अनुशासन और राष्ट्रीय गर्व से क्या हासिल किया जा सकता है। एक ऐसा देश जो दशकों से युद्ध, तालिबान, आतंकवाद और गरीबी से जूझ रहा है, उसे क्रिकेट ने एक किया और गर्व का एहसास दिया है। करीम सादिक ने कहा था, क्रिकेट एक संदेश देता है कि अफगानिस्तान युद्ध और ड्रग्स का देश नहीं है, ये प्यार और खेल का देश है। जब अफगानिस्तान की टीम जीतती है तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है। ये खेल उन्हें दुनिया में सम्मान दिलाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस हमले ने फिर से उन्हें दर्द दिया है। कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून, ये 3 युवा क्रिकेटर जो अभी सपने देख रहे थे, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत ने पूरे अफगान क्रिकेट परिवार को हिला दिया है। ये सिर्फ 3 खिलाड़ियों की मौत नहीं है, ये अफगानिस्तान के सपनों की हत्या है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान ने हर मुश्किल से लड़ने का हुनर सीख लिया है। शरणार्थी कैंप से शुरू हुआ उनका सफर आज वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 7 तक पहुंच गया है और ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। पाकिस्तान ने उनके क्रिकेटर्स को मार दिया, लेकिन क्रिकेट की भावना को नहीं मार सकता। अफगानिस्तान की टीम फिर से उठेगी, फिर से लड़ेगी और फिर से जीतेगी, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये जीने का सबब है। और भारत उनके इस जुनून को समर्थन देता आया है और आगे भी देता रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की कहानी एक बार फिर से नए मोड़ पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 नवंबर तक कोई निष्पक्ष ट्रेड डील नहीं हुई तो चीन पर 155% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। 155%। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब दोनों नेता अगले कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर साइन करते हुए ट्रंप ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चीन इस समय अमेरिका को 55% टैरिफ के रूप में भारी मात्रा में पैसा दे रहा है और ये बहुत ज्यादा रकम है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 नवंबर से यह आंकड़ा 155% तक पहुंच सकता है। वैसे ट्रंप कुछ भी कहते हैं ना, उन्होंने ये भी कहा है कि चीन उनका बहुत सम्मान करता है और उन्हें उम्मीद है कि वो शी जिनपिंग के साथ एक निष्पक्ष व्यापारिक समझौता कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी जिक्र किया कि चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये नई टैरिफ वार्निंग दी है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी। उस वक्त ट्रंप ने चीन पर यह आरोप लगाया था कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराता है। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। साल 2019 में अमेरिका और चीन के बीच फेज 1 ट्रेड डील साइन हुई थी, जिसमें चीन ने अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया था, लेकिन डील कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में फिर से टैरिफ बढ़ाए गए हैं। फिलहाल चीन पर 55% टैरिफ है, जिसमें 10% बेसलाइन टैरिफ, 20% फेंटेनिल टैरिफ और 25% सेक्शन 301 टैरिफ शामिल है। अमेरिका चीन के बीच एक और बड़ा मुद्दा टिकटॉक का है। टिकटॉक ऐप चीनी कंपनी बाइटडांस की है और अमेरिका में इसे सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। सितंबर 2025 में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उस फोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा था कि शी जिनपिंग ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत टिकटॉक का अमेरिकी हिस्सा अमेरिकी निवेशकों को बेचा जाएगा। इस डील में ऑरेकल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां शामिल होंगी और बाइटडांस की हिस्सेदारी 20% से कम हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर में अमेरिकी सांसदों ने चिंता जताई कि अगर टिकटॉक एल्गोरिथम के लिए लाइसेंसिंग डील होती है तो ये सीरियस कंसर्न का मुद्दा होगा। फिलहाल टिकटॉक डील पर फाइनल पेपर वर्क और रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और उनके बीच व्यापार का स्तर बहुत ऊंचा है। साल 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका ने चीन से $108.47 बिलियन का सामान आयात किया, जबकि निर्यात का आंकड़ा $31.82 बिलियन रहा। जनवरी 2025 में अमेरिका चीन के बीच कुल ट्रेड वैल्यू $50 बिलियन से ज्यादा थी। जुलाई 2025 में यह आंकड़ा $35 बिलियन के करीब रहा। अमेरिका चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर और सोलर पैनल जैसे प्रोडक्ट्स खरीदता है।
चीन की तरफ से अमेरिकी सोयाबीन और कृषि उत्पादों की मांग रहती है। हालांकि सितंबर 2025 में चीन ने अमेरिका से सोयाबीन का आयात बंद कर दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदे। अब बात करते हैं इस ट्रेड वॉर से भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो मिला जुला असर हो सकता है। एक तरफ भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन पर 155% का टैरिफ लगा दिया तो चीनी प्रोडक्ट्स बेहद महंगे हो जाएंगे। भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। भारत ने 2024-25 में अमेरिका को $86 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था। अमेरिकी रिटेल कंपनी टारगेट ने पहले से ही भारतीय एक्सपोर्टर से संपर्क किया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को भी अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जो भारत के 55% एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। और अगर अमेरिका चीन के बीच लंबा ट्रेड वॉर चलता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर तो असर पड़ेगा ही, और भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होगा। 1 नवंबर की डेडलाइन सर पर है। ट्रंप का 155% टैरिफ वाला सख्त अल्टीमेटम बीजिंग के लिए सीधी चुनौती है। या तो टेबल पर बैठकर एक निष्पक्ष डील, या फिर ऐसे टैरिफ का सामना जो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों का गणित बिगाड़ देंगे। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के साथ खनिज समझौते पर साइन करना भी संदेश है कि अमेरिका रेयर अर्थ मेटल के मोर्चे पर वैकल्पिक सप्लाई लाइंस बना रहा है। यानी दबाव बढ़ेगा पर हाथ मिलाने की खिड़की खुली रहेगी। इसी बीच टिकटॉक डील एक टेस्ट केस है। अगर यहां बात बन गई तो बड़े ट्रेड पैकेज की राह आसान हो सकती है, और अगर अटक गई तो भरोसे की कमी बाकी मुद्दों पर भी ब्रेक लगा देगी। खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते भावुक करने वाली एक खबर। बॉलीवुड ने अपना एक और सितारा खो दिया। जी हाँ, वो कलाकार जिसने हमें हंसाया, रुलाया और अपनी शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीता, वेटरन एक्टर गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। 20 अक्टूबर की शाम लगभग 4 बजे लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। अब से 3 महीने पहले भी उनके निधन की झूठी खबर फैली थी, जिसमें ये कहा गया था कि 15 जुलाई 2025 को गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। हालांकि इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर फर्जी पाई गई। असरानी जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। शोले के जेलर के रोल से लेकर चुपके तक हर किरदार में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी का कोई जवाब नहीं था। 80 से 90 के दशक में उन्होंने जितनी फिल्में की, हर एक में अपना जादू बिखेरा। चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, असरानी जी हर सीन को यादगार बना देते थे। वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो कहानी की धड़कन थे। जब भी पर्दे पर आते, हीरो हीरोइन के बीच की दूरी कम हो जाती, दर्शक किरदारों की ओर करीब पहुंच जाते। यही उनकी सबसे बड़ी जादूगरी थी, हंसाते हंसाते मन को मुलायम कर देना। ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर गुलजार तक बड़े बड़े फिल्मकारों के लिए असरानी भरोसे का नाम थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी दोस्तियां पर्दे पर एक मीठी तान बनकर लौटती रहीं। हर फिल्म में उनकी मौजूदगी मानो पुराने रेडियो की साफ तरंग, गर्माहट, सादगी और अपनापन। समय गुजर गया, किरदार बदलते रहे, पर असरानी की हंसी वो कभी बूढ़ी नहीं हुई। नई पीढ़ियां भी उन्हें देखकर वही सुकून ढूंढती हैं जो पुरानी पीढ़ियां पाती थी, क्योंकि असली कलाकार वही है जो पीढ़ियों के बीच पुल बन जाए। असरानी एक नाम नहीं, यादों की खुशबू है। तालियां थमती हैं, पर असरानी जैसे कलाकार कभी पर्दे से उतरते नहीं। वो बस लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री का एक युग खत्म हो गया। उनके परिवार, दोस्तों और लाखों फैंस को हमारी संवेदनाएं। असरानी जी, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आपकी फिल्में और किरदार पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।